नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत घटना चक्र की 21 नंबर टॉपिक, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को देखेंगे, उसके तत्पश्चात कुछ एमसीक्यू को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले दिनों में पूरी की पूरी घटना चक्र की सीरीज यार एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। देखिए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अपने अधिवेशन आयोजित किए गए। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की बात की जा रही है और लीग की बात की जा रही है कब? दिसंबर 1916 में। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में समझौता भी किया। यही माना जाता है कि कांग्रेस के द्वारा पृथक निर्वाचन को भी माना गया है। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधार की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से अस्मरणीय था। मतलब याद किया जाता है। कौन कौन सा था दृष्टिकोण? प्रथम में है उग्रवादी, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 माने गरम दल भी जिनको बोला गया, कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, वह कांग्रेस में पुनर्प्रवेश था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी के एवज में आंदोलन को कितना चलाया जाए, कैसे चलाया जाए, इन सारी बातों को लेके ठीक है विभेद हुआ था। इसमें दूसरा जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रीय का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य कर रहे हैं, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। लीग ने पुनः अपना रास्ता पकड़ लिया। ये था इम्पोर्टेंट थ्योरी। अब कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ठीक है, शहर का नाम था लखनऊ। क्या नाम था? लखनऊ। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, एमसी मजूमदार ने, एमसी मजूमदार उनको बोला गया। देखिए कितने बार पूछा गया है, फिर से रिपीट होने का चांस है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हस्ताक्षर हुआ था? 1916 ईस्वी में। अब 1916 ईस्वी में। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, उसके अलावा तिलक भी थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व
अब वही बातें हैं जो उनको निष्कासित किया गया था, उग्रवादियों को पुनः यहाँ पे मिला लिया गया। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। नेक्स्ट, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? उनका नाम था बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख पा रहे हैं, टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंध था। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना से संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? उनका नाम है C.R. दास। ध्यान रखिएगा, C.R. दास। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस वर्ष? ठीक है, मैंने किस अधिवेशन में, यहाँ पे वही है, वर्ष की बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 8, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था। क्यों घोतक था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी देख सकते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी। ध्यान रखिएगा, असत्य पूछ रहा है, ना कि सत्य। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों यहाँ पे बनी रही। मेरे ख्याल से मोर देन वन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए इसको आयोग के द्वारा स्टार मार्क किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोर देन 2 है। देखिए यहाँ पे एनी बेसेंट का नाम आ गया, उसके बाद से तिलक का भी यहाँ पे नाम आ गया। नेक्स्ट, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में से एक में दिया गया था। होम रूल लीग को एक में मिला, ठीक है, दिया गया था। क्या, कब यहाँ पे मिला दिया गया था? इसका भी उत्तर, ठीक है, स्टार लगा दिया गया है। ऊपर स्टार लगाने का कारण ये नहीं दिखा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मूलतः होम रूल लीग की स्थापना के संबंध में एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीग की स्थापना की गई। दोनों लीग एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके बाद 5 माह बाद दिसंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में देखिए एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके माने तिलक, कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। ये मिले ही नहीं, दोनों में मतभेदता यहाँ पे मौजूद थी और यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया है, इसीलिए इसका उत्तर स्टार लगाया गया है। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था?
कौन था? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1847 से 1933 के बीच फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थे। बिल्कुल सही था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक भी थी। ठीक है, किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी। गलत हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी की थी। बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। देख पा रहे, करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इसके पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी। इस प्रकार कथन 1 तथा 3 सही है, जबकि कथन यहाँ पे 2 पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा यहाँ पे रख लिया? किसने 1920 में? नाम है ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया। तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसका? ऑल इंडिया होम रूल लीग का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी 12-13 क्वेश्चन को देख लिया। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। रिवीजन करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।